नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो गाइस, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हो। तो चलिए गाइस, लाइक एक बार फटाफट कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपना वीडियो। तो मैंने यहाँ पे सारे शेयर्स बेच दिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा एंजल वन में ही मेरा पोर्टफोलियो था, तो मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे रखा है, अभी सब बेच दिया। इक्विटी का जितना भी पोर्टफोलियो था, एक भी शेयर नहीं रखा है। क्यों बेच दिया इसका रीज़न भी जानेंगे। और क्यों आने वाले 5 साल 10 साल तक से इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये जो है इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना या इन्वेस्टमेंट नया करना बिल्कुल ही जो है अफोर्डेबल या फिर बिल्कुल भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। उसके रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे गाइस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। मैं निफ्टी को और यहाँ पे स्टॉक्स को आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और हो क्या रहा है मार्केट में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जब से मार्केट गिरना शुरू किया है, 26,000 के ऊपर भी मार्केट गया था। जब से गिरना शुरू किया है तब कब से गिर रहा है ये आप देखिए। यहाँ पे सितंबर के आसपास से मार्केट यहाँ पे सितंबर में जो है यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, तब से एक बार भी जो है रिकवर नहीं किया ढंग से। वो लगातार धीरे 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 गिरते जा रहा है और गिर भी नहीं रहा है उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से गिरना चाहिए। अगर ये फुल स्पीड में गिरेगा ना, मान लो अभी यहाँ से 2000 पॉइंट एक 2-3 दिन में गिर जाए ना, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिकवर कर जाएगा। लेकिन गिर नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम मीठी मार मार रहे हैं एफआईआई आपको। ठीक है, और डीआईआई यहाँ पे बाय करके यहाँ पे मार्केट में पैसे को फूंक रहे हैं। वो पैसे को हमसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो अभी जो डीआईआई जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, ये तगड़ा फंसने वाले हैं। अभी अभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे इनकी क्या हालत होने वाली है गाइस। क्योंकि आप सोचिए कब तक आप वेट कर सकते हो। अगर आपने निफ्टी को 23,000 पे बाई किया है, तो आप 23,000 से आप सोचते हो कि 26,000 30,000 तक जाएगा। इसके लिए कब तक वेट कर सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 1 साल, 2 साल। और पता लगा कि 1 साल में तो यहाँ पे 23,000 से 13,000 आ गया निफ्टी, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपना पैसा निकालोगे ना, या फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप ना तो निकल सकते हैं, वो सांप छुछुंदर वाला हाल हो जाएगा, ना तो आप निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो वो हालत अब मार्केट में होने वाली है डीआईआई की, क्योंकि एफआईआई तो बेचते ही रहेंगे, वो अब नहीं आने वाले। और भी ख़राब खबरें आ रही हैं, तो इससे और ज़्यादा जो है ध्वस्त होने वाला है मार्केट। तो अब जो यहाँ पे 23,000 पे बाय कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से 15,000 आ जाता है, तब इन डीआईआई का क्या होगा सोचिए। और इससे फिर नुकसान किसका होगा? जो डीआईआई के पास पैसा है, वो उनके उनके खुद का पैसा तो नहीं है ना, वो हमारा और आपका एसआईपी का जो हम और आप कर रहे हैं वो पैसा है। तो हमारा आपका ही तो पैसा डूब रहा है। आपने अगर मान लो म्यूचुअल फंड ले रखा है या फ्लैक्सी कौन कौन से फंड होते हैं, सबके सब में पैसा लगा रखा है, एसआईपी कर रहे हो, उनका जो पैसा है वो आपका हमारा ही तो है। वही उसी को तो डीआईआई यूज़ करते हैं ना शेयर खरीदने के लिए। लेकिन अगर वो डूब गया तो आप क्या करो? वो क्या, उनका क्या नुकसान होने वाला है? वो तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उन्हें बाय नहीं करना है यहाँ पे, बल्कि मार्केट को छोड़ देना है और गिरने देना है मार्केट को। क्योंकि नहीं गिरने दोगे तो आप यहाँ पे और ज़्यादा बुरी कंडीशन में होने वाले हो। क्योंकि गिर जाएगा तो कम से कम वहाँ से नीचे से रिकवरी आने के चांसेस तो रहेंगे। आप सोचिए कि आपने टाटा मोटर्स का शेयर अगर 1,000 रुपये पे ख़रीद रखा है, वो 400 रुपये आ जाए, उसके बाद 1,000 रुपये जाने में आप सोचिए कितना टाइम लगेगा उसको। और फिर वो अगर धीरे 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 गिर रहा है, रोज़ जो है धीरे 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 गिर रहा है। वो स्पीड में नहीं गिर रहे हैं कोई भी, मतलब शेयर आज 5% गिर गया, फिर कल साइडवेज रहेगा, 2 दिन साइडवेज रहेगा, फिर 5% गिर जाएगा, फिर साइडवेज रहेगा, फिर 5% गिर जाएगा। इस तरीके से गिर रहे हैं। तो ये गिरावट मतलब आप समझो कि यहाँ पे मार्केट में रिकवरी नहीं होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या गिरने की नहीं है। गिरने को तो भले ही 500, क्या मैं तो कहूँगा कि अगर वो 200 पे भी आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 200 से फिर वो 2,000 जाना चाहिए ना, तो वो नहीं जाएगा, ये समस्या है मैन। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे
जब तक एफआईआई वापस नहीं आते, जब तक वो नहीं खरीदेंगे, तब तक मार्केट में अभी आप देखिए यहाँ पे जब से कोरोना के बाद से जैसे तेज़ी आई थी तो एफआईआई ने भयंकर यहाँ पे बाइंग की थी और डीआईआई लगातार सेल कर रहे थे और एफआईआई बाय कर रहे थे और मार्केट रॉकेट बन रहा था यहाँ पे। और जब से एफआईआई ने सेलिंग करना शुरू किया है और डीआईआई ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, कभी कभी तो एफआईआई की जो सेलिंग होती है वो डीआईआई की बाइंग से भी कम होती है, तो भी मार्केट यहाँ पे ध्वस्त है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब तक एफआईआई नहीं आएंगे रिकवरी आ ही नहीं सकती। आएगी तो आप देखिए यहाँ पे रिकवरी आई थी ना, क्या हुआ, 800 से 23,800 तक गया था, लेकिन उसके बाद पूरा यहाँ पे गिर गया। हर हर बाउंस बैक पे सेलिंग हो रही है ना, तो ये जब तक होती रहेगी ना तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते गाइस। आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट नया बिल्कुल तो करना ही नहीं है, लेकिन जो पुराना इन्वेस्टमेंट है आपका जो लॉस में है, मैं तो निकल गया हूँ वहाँ पे, मेरा काफ़ी 12-13% का लॉस था टोटल पोर्टफोलियो में, वो बेच दिया है मैंने और निकल चुका हूँ अभी। ठीक है, पूरा कैश इन हैंड कर लिया है, जो लॉस था वो बुक कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। उस पैसे का मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करूँगा इंट्राडे में, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ताकि वहाँ पे हम लोग एक कम से कम ठीक ठाक एक रिटर्न निकाल सकें। ठीक है ना, मंथली बेसिस पे वहाँ पे हैवी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे आराम से सेफली भी जो है मार्केट में पैसा कमा सकते हो। मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक्स में भी आप कैश में बाय करके इंट्राडे के अंदर कर सकते हो, तो मैं तो वही कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मार्केट में रिकवरी का तो भूल ही जाइए, क्योंकि रिकवरी हो ही नहीं रही है और ये रिकवरी नहीं हो रही है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। निफ्टी कहाँ गिरा है उतना ज़्यादा, कुछ भी नहीं गिरा अभी निफ्टी। ठीक है, निफ्टी पहले 800 पे पहले भी आया था, अभी भी 800 पे आया है, तो वहीं तक आया है। लेकिन शेयर आप देखोगे ना, शेयर कहाँ तक गिर गए आप देखिए। यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नाटको फार्मा के तो खैर रिजल्ट ही ख़राब है, तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ CDSL की। CDSL 2000 का टच करके अभी 1200 पे चल रहा है। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ इसका, लगभग 50% क्रैक ये हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। ये देखो 2000 के आसपास गया था, अभी 1200 पे चल रहा है। रिकवरी कहाँ हो रही है आप देखो, गैप डाउन ओपन हुआ था ना, उससे लगातार नीचे ही नीचे आते जा रहे हैं। और कोई ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्केट में जब कमज़ोरी रहेगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान तो CDSL NSDL जो है उसको ही होगा, क्योंकि उसमें से जो लोग हैं वो शेयर बेचेंगे तो उनके पास फिर क्या बचेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर्स गिर रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 1200 पे ख़रीद लूँगा, CDSL इतने सस्ते में मिल रहा है तो, क्योंकि जब रिकवरी होनी नहीं है, मार्केट ऊपर जाना ही नहीं है, तो ख़रीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, टाटा पावर को ही देख लीजिए कहाँ पे चल रहा था और अभी देखो रिकवरी के नाम पे क्या चल रहा है। इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब से गिरना शुरू किया है। अब कोई 400 पे, 440, कोई 450 ऐसे खरीद के बैठे हैं टाटा मोटर्स को, और अभी भी बैठे हैं वो खरीद के, और आप देखिए लगातार गिरते जा रहा है और गिरते ही जाएगा, रिकवरी होगी ही नहीं कतई। ये देखो आप, और ये तो गिरावट की शुरुआत है अभी, क्योंकि समस्या यही है कि यहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही है। गिरावट से दिक्कत नहीं है, गिरावट तो हो जाती है, गिरावट ये तो मार्केट का फेज़ होता है, गिरावट अप साइड डाउन साइड चलता रहता है। लेकिन ये ऐसी अप डाउन साइड नहीं है जो कि यहाँ पे एसएल हंटिंग या फिर लोगों को निकालने के लिए ये डाउन साइड नहीं है, ये क्रैश है, ये एक फंडामेंटल गिरावट है। ठीक है, और आगे आने वाला समय और भी कठिन होने वाला है इकोनॉमी के लिए भी, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व पे ही खतरा मंडरा रहा है गाइस। ये सिर्फ सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया की तो हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, बट यहाँ पे इससे भी ज़्यादा ख़राब यहाँ पे US कनाडा और इनकी भी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ सब जगह पूरे विश्व में जो है यहाँ पे गिरावट हो सकती है, 2008 जैसा क्रैश भी आ सकता है गाइस, याद रखना है इस बात का। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे शेयर बेच दिए हैं और यहाँ पे अब 4-5 साल तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब बहुत ही कौड़ियों के भाव पे अच्छे शेयर्स मिलेंगे तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और वो समय भी आएगा जब हमें कौड़ियों के भाव मिलेंगे, तब देख लेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये सब जितनी अच्छी कंपनियां हैं, इनके शेयर जब हमें कौड़ियों के दामों पे मिलेंगे। अपोलो हॉस्पिटल है, अब कितना महंगा है मालूम है आपको, बहुत ज़्यादा महंगा है ये शेयर, अपोलो हॉस्पिटल, आप सोच भी नहीं सकते इतना महंगा है।
अभी देखो, अभी तो गिरावट इसमें शुरू हुई है, वरना आप देखो कितना भगाया है इसको, बहुत महंगा है, तो इसमें बहुत करेक्शन हो बाकी है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है बहुत ज़्यादा। तो इसको समझिए गाइस, ओवर वैल्यूशन की वजह से भी यहाँ पे एफआईआई पहले से ही बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है देखो, कि मार्केट रिकवर नहीं करेगा। मार्केट रिकवर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नई खरीदारी होनी नहीं है, एफआईआई नया माल खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई रिकवरी होनी ही नहीं है। और जब मार्केट बिल्कुल एकदम सस्ता हो जाएगा, कौड़ियों के भाव में मिलेंगे, तब एफआईआई वहाँ पे अगर सरकार कोई अच्छी जो है अनाउंसमेंट करती है, कोई राहत पैकेज वगैरह देती है, और वहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे एफआईआई वापस आएंगे। अभी तो एफआईआई के वापस आने का भूल ही जाओ, अभी तो उनकी शुरुआत हुई है सेलिंग की। अभी उन्होंने जो सेलिंग करनी चाहिए वो अभी कहाँ की है, ये समझ लेना अच्छे से। और आपको क्या लगता है, एफआईआई के पास जो वो बहुत प्रॉफिट में, अगर मार्केट यहाँ से 15,000 भी आ जाए ना मार्केट निफ्टी, तो भी वो प्रॉफिट में रहने वाले हैं। केवल हम लोग जो रिटेलर है वो फंसेगा यहाँ पे, क्योंकि उनके पास टाटा मोटर्स 100 रुपये 150 रुपये पे है, एसबीआई उनके पास 100 150 200 रुपये पे है। कितने कितने पे चल रहा है अभी? 700 के आसपास चल रहा है आपका एसबीआई। तो कितना गिराएंगे वो, तब भी उनको वो प्रॉफिट में, वो तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना यहाँ पे, है ना। तो इस बात को आपको समझिए कि यहाँ पे एफआईआई लगातार सेल करते ही जाएंगे, वो बाय नहीं करेंगे। कितनी सारी अच्छी न्यूज़ आई थी, और इधर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या यूएस प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं लगाती क्या? वो वहाँ यहाँ पे क्या, अभी आप देखो यहाँ पे अमेरिका में जो आईफोन है वो कितने का है, लगभग जो लोअर वेरिएंट है वो शायद $800 के आसपास का है, ठीक है। $800 मतलब 70,000 के आसपास। लेकिन वही हमारे यहाँ पे कितने में मिलेगा? उसमें 40% और टैक्स ऐड कर लीजिए, 40%, 41% टैक्स, 18% जीएसटी और 22.5% कस्टम ड्यूटी। तो कितना हो गया फिर उसका कॉस्ट? 70,000 मतलब $800 प्लस वहाँ पे 40%, कितना हो गया? कितने का आएगा हमारे यहाँ पे? 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब आप समझिए यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर ट्रंप लगा रहा है तो वो तो लगाएगा ना फिर, वो इसीलिए तो कह रहा था ना ट्रंप, कि इंडिया भी तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगाती है ना, हमारे ऊपर टैरिफ लगाती है, तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट उन पे उतना वो टैरिफ तो लगा ही रही है, लेकिन हम इंडियन गवर्नमेंट तो हमें भी नहीं छोड़ रही है। कम से कम ट्रंप अपने देश के लोगों पे तो टैरिफ नहीं लगा रहा ना, लेकिन हमारे यहाँ पे तो, हमारे जो है, आपने अभी सुना था पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया। अरे भाई, हम ट्रेडर्स को ही देख लीजिए आप। मैंने जो है शुक्रवार को निफ्टी का एक फ्यूचर शॉर्ट किया था, एक लॉट में 508 रुपये लगे, जिसमें से 40 रुपये एंजल वन को गए, 20 रुपये बाय का, 20 रुपये सेल का, और बाकी जो है 468 रुपये पूरा टैक्स था। 468 रुपये सरकार के खाते में गए, और 40 रुपये केवल और केवल यहाँ पे एंजल वन के खाते में गए। तो आप बताइए कितने परसेंट का टैक्स हमारे ऊपर लगा रहा है? ये सरकार तो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है भाई। मोदी तो कम से कम दूसरे देशों के ऊपर टैक्स लगा रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर ये कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हमारे ऊपर ही टैक्स लगाया जा रहा है। हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है हमारी सरकार। हम ट्रेडिंग करें तो भी ना करने दें। अभी आप देखो, 2 लाख का एक लॉट हमको सेल करना है, अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हमको 2 लाख रुपए चाहिए एक लॉट सेल करने के लिए। फ्यूचर में करना है तो 2 लाख रुपए चाहिए एक लॉट मार्जिन। तो आप मुझे ये बताइए, इससे हमारे लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा? और कहते क्या है, 90% ट्रेडर्स आर लॉस्ट, रिटेल ट्रेडर। भाई 90% 93% जो लॉस में है, वो तुम्हारी इन पॉलिसीज की वजह से ही तो हैं। जो कुछ प्रॉफिटेबल भी बन जाते, उन्हें भी तुम बाहर निकाल के फेंक देते हो कि तुम भी नहीं कर सकते, कोई कर ही नहीं सकता। केवल ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, है ना, फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, केवल ऑप्शन बाइंग करो। ये ज़बरदस्ती है ना, सेबी की और सरकार की। तो आप कम से कम इस चीज़ को समझिए कि हो क्या रहा है।
आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी जो शेयर्स बेचे थे पोर्टफोलियो में बेचा था, 2 मतलब क्वांटिटी थी हीरो मोटर कॉर्प की, 37 रुपये चार्जेस लगे, मतलब 2 क्वांटिटी पे 37 रुपये, बताओ आप। उसमें से लगभग 80% तो आपका सरकार का चार्जेस था, सरकार के टैक्सेस थे, बाकी वहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस था बस 20%। ये हालत है यहाँ पे। नहीं तो आप बेच के देखो, आप वहाँ पे निकाल के देखो अपने में कितने टैक्सेस लगे हैं। आप भी कोई शेयर बेचते हो, खरीदते हो, उसमें जाके देखना, एसटीटी सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। एसटीटी अलग है ना, आपका जीएसटी अलग। भाई इतने सारे चार्जेस की क्या ज़रूरत है? आपका जीएसटी बहुत है, एसटीटी की क्या ज़रूरत है? सरकार को अगर टैक्स ही लेना तो जीएसटी 18% ठीक है ना, बाकी सब हटा दो। तो ये हालत है गाइस, इसलिए इंडियन मार्केट में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, बहुत मुश्किल होगा बहुत। और ये तो तब है, ये जो तकलीफ़ है ना, ये तो केवल उनको होगी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, हमारे जैसे ट्रेडर हैं उनको दिक्कत है। जो लॉस मेकिंग है उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उन्हें तो समझ ही नहीं आती बात कुछ भी। पर जो प्रॉफिट कर रहा है, मेरे प्रॉफिट का आप सोचो, मैंने यहाँ पे एक लॉट ही लिया, 508 रुपये ले लिए तुमने यार। मतलब एक लॉट में ट्रेडिंग की, निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया था, उसमें 508 रुपये, तो भाई किस हिसाब से ले रहे हो तुम? अगर 10 लॉट सेल कर दिए, बाई कर लिए, तो यहाँ पे 6000 रुपये तो मेरा ब्रोकर चार्जेस ही लग जाएगा। क्या ट्रेड करोगे आप? हम्म। तो गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।